गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर हिंदी का मेरा देश महान बने। कविता के बारे में प्रस्तुत कविता देश प्रेम से ओतप्रोत है, जिसमें राष्ट्रीय एकता का भाव प्रखर हो रहा है। अपने देश को महान बनाने के लिए कवि सभी से एक होने का आह्वान कर रहा है। एक ध्येय हो, एक श्रेय हो, एक समान विधान बने, मेरा देश महान बने। एक देश हो, एक वेश हो, प्राणवान हो, शुद्ध देश हो। एक ध्यान हो निज गुरुता का, एक हिमालय सी उठान हो। मरण एक हो, वरण एक हो, जीवन एक समान बने, मेरा देश महान बने। ध्येय मतलब लक्ष्य, श्रेय मतलब श्रेष्ठ, विधान मतलब नियम, है ना। हम सभी का एक ही लक्ष्य हो कि हमारा देश किस तरह से महान बने। एक देश हो, एक वेश हो। भले यहाँ के लोग अलग अलग पहनावा पहनते हो, लेकिन यहाँ पर अनेकता में एकता हमें दिखाई देती है। एक हिमालय से उठान हो, मरण एक हो, वरण एक हो, कि हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा देश किस तरह से महान बने। सिंहों से लड़ने वाले हो, अवसर पर अड़ने वाले हो, हंसते हंसते मौत मसल कर आसमान पर चढ़ने वाले हो। वज्र बने दुश्मन को, प्रिय को फूलों की मुस्कान बने, मेरा देश महान बने। कि हमें सिंहों से मतलब सिंह के समान हम हमारे देश के लिए लड़ने वाले बने, और जब भी अवसर आए तो हम पीछे नहीं हटने वाले बने। आसमान पर चढ़ने वाले, और अपनी सफलता के लिए हमें कुछ भी करना चाहिए। वज्र यानी हमें वज्र की तरह कठोर बनना चाहिए। उठे देश के लिए उठे हम, जिए देश के लिए जिए हम, गले देश के लिए गले हम, मरे देश के लिए मरे हम। तन में मन में यही ध्यान हो, भारत महिमावान बने, मेरा देश महान बने। रोज उषा हंसकर कहती है, रोज निशा हंसकर कहती है, महासृष्टि में वही स्वर्ग है, भागीरथ जहाँ बहती है। कोटि कोटि कल कल कंठों में ध्रुव भेदी नवगान बने, मेरा देश महान बने। ठीक, अब इसके शब्दार्थ देखेंगे हम। ध्येय यानी लक्ष्य, निज अपना, वज्र कठोर सख्त, श्रेय उत्तम श्रेष्ठ, गुरुता महानता, कोटि करोड़। ठीक है, अब हम इसके मौखिक प्रश्न देखेंगे। कवि किसे महान बनाना चाहता है? कवि अपने देश को महान बनाना चाहता है। कवि देश के लिए जीने मरने की बात क्यों कह रहा है? क्योंकि कवि कहता है कि अगर हम में देश प्रेम है तो हमें देश प्रेम के लिए जीने मरने के लिए सोचना नहीं चाहिए। हमारा सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा देश किस तरह से महान बने। कवि के अनुसार स्वर्ग कहाँ है? कि जहाँ हमारे देश में जहाँ निर्मल नदियाँ बहती है, वही हमारा स्वर्ग है। जीवन एक समान कैसे बन सकता है? कि अगर हमारा लक्ष्य एक होगा, अगर हम सब सुख दुख में समान रहेंगे, तो हमारा जीवन समान बनेगा, और हम सब एक ही हमारे देश के लिए ही जिएंगे। हम दुश्मन के लिए वज्र कठोर कैसे बन सकते हैं? हम मुश्किलों से नहीं घबरा के, उनका सामना करके हम वज्र की जैसे कठोर बन सकते हैं। कविता की वे 4 पंक्तियाँ बताइए जिनमें देश प्रेम के लिए जीने मरने की बात कही हो। तो ये रहा, जिए देश के लिए जिए हम, गले देश के लिए गले हम, मरे देश के लिए मरे हम, तन में मन में यही ध्यान हो, भारत महिमावान बने हम। ठीक है, देश के भौगोलिक स्वरूप का वर्णन कीजिए। रोज उषा हंसकर कहती है, रोज निशा हंसकर कहती है, महासृष्टि में वही स्वर्ग है, भागीरथ जहाँ बहती है। कोटि कोटि कल कल कंठों से ध्रुव वेदी नगवान बने, मेरा देश महान बने। ठीक है, अब हम कविता की पंक्तियाँ पूरी करेंगे। पहला है लड़ने वाले हो, तो ये वाली लाइन यहाँ है। सिंहों से लड़ने वाले हो, अवसर पर अड़ने वाले हो, हंसते हंसते मौत मसल कर आसमान पर चढ़ने वाले हो। वज्र बने दुश्मन को, प्रिय को फूलों की मुस्कान बने, मेरा देश महान बने। ठीक है, रोज उषा हंसकर कहती है, रोज निशा हंसकर कहती है, महासृष्टि में वही स्वर्ग है, भागीरथ जहाँ बहती है। कोटि कोटि कल कंठों से ध्रुव वेदी नवगान बने, मेरा देश महान बने। ठीक है, ये आपका पूरा कविता की पंक्तियाँ हो गई है। अब बोर्ड का वर्क है। सही विकल्प के सामने राइट का निशान लगाइए। हमारे तन मन में किसका ध्यान होना चाहिए? तो हमारे तन मन में हमारे देश का ध्यान होना चाहिए। प्रियजनों के लिए हमें कैसा बनना चाहिए? प्रियजनों के लिए हमें फूल के समान, और दुश्मन के लिए हमें वृक्ष के समान बनना चाहिए। तो इसमें फूल आएगा।
भागीरथी क्या है? भागीरथी एक नदी है। देश महान कैसे बन सकता है? यदि देश में एकता हो तो देश महान बन सकता है। अब हम देखेंगे पार्ट 2 और बाकी सारे प्रश्नों के उत्तर हम बोर्ड पे देखेंगे। अब हम देखेंगे पार्ट 2 नादान दोस्त। प्रस्तुत कहानी के प्रमुख पात्र केशव और श्यामा भाई बहन हैं, जिनके घर की कॉर्निस पर एक चिड़िया दंपति ने 3 अंडे दिए हैं। इन अंडों और इनसे निकलने वाले बच्चों को देखने के लिए उन्हें आराम पहुंचाने की चेष्टा में उन्हें किस अपराध बोध का सामना करना पड़ता है। ये कहानी में बड़े ही सरल व रोचक ढंग से बताया गया है। बाल मनोविज्ञान बाल सुलभ उत्सुकता को रेखांकित करती प्रेमचंद की ये कहानी आपके मानस पटल पर हमेशा के लिए अंकित हो जाएगी। केशव के घर के कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कॉर्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया को वहां बैठे पाते। उनको देखने में दोनों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। यहाँ तक कि उन्हें दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा को घर के कामों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल करके अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे? केशव विद्वानों की भांति गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ पाएंगे? श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? केशव इस पेचीदा सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब बच्चे जरूर निकल गए होंगे। बच्चों के भोजन का सवाल उनके सामने आ खड़ा हुआ। बेचारी चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे? गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला लिया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को दाने के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना? केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़प रहे होंगे, ऊपर की छाया भी तो नहीं है। आखिर यह फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल के दाने रखने का भी प्रयास भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा की माँ आँख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी डालने के लिए कपड़ा कहाँ से लाए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा कैसे ठहरेगा और छड़ियाँ कैसे खड़ी होगी? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने ये मुश्किल हल कर ही ली। वह श्यामा के पास जाकर बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा बोली, वह तो बीच में से फटी हुई है, उसमें से धूप ना आएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तुम टोकरी तो लाओ, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी के अंदर एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले में आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप आएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में नींद कहाँ? अम्मा जी को बहलाने के लिए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई है, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत करने की तैयारी करने लगी। केशव कमरे में से एक स्टूल लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथ से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल की चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ता, स्टूल जरा सा हिल जाता। उस वक्त केशव को इतनी तकलीफ उठानी पड़ती
ये उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कॉर्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह से पकड़ना वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कॉर्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कॉर्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कॉर्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे उसने पेड़ों पर जैसे जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे वैसा घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा कपड़ों के चिथड़े ले आओ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया और उससे कई तरह करके उसे एक गद्दी बनाई और तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले वे जरा टोकरी तो दे, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे थमा दी और बोली, तुम नीचे उतर आओ, मैं भी देख लूं। केशव ने टोकरी की एक टहनी से टिकाकर कहा, जाओ दाना और पानी की प्याली ले आओ, मैं उतर कर जाऊं तो तुम्हें दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तुम गिर पड़ोगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, तुम गिरा गई तो अम्मा जी मेरी चटनी बना डालेगी, कहेगी कि तुमने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कॉर्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों से डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ रखी थी वहाँ भी रख दी। श्यामा ने आंखों से आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सिर न हो जाते। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर में बाहर मत निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह नहीं कहा। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था और श्यामा कहीं कह न दे, अंडे ना दिखाए ना। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर के हिस्सेदार होने की वजह से। इसका फैसला नहीं किया जा सकता, शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर कमरे में बंद कर दिया और धीरे धीरे उन्हें पंखा झेलने लगी। अभी सिर्फ 2 ही बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब की दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वे दौड़ती हुई कॉर्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था, संयोग से उसकी नज़र नीचे गई तो उल्टे पांव दौड़ी आई। कमरे में जाकर बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूजे सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगे। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे फूट गए हैं। और बच्चे कहाँ गए? केशव, तुम्हारे सिर में देख नहीं रही हो, इन अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो कुछ दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे फूट पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया होगा कि वे नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, भैया ने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे, तुम वहाँ कैसे पहुँचे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था। तुम स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? केशव, श्यामा, तुम ही ने तो कहा था। माँ ने
माँ, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि चिड़िया के अंडे छूने से गंदे हो जाते हैं? चिड़िया उन्हें नहीं सहती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा। तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? अम्मा, माँ, तो क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। 3 जाने ले ली दुष्टों ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था अम्मा जी। अम्मा को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोश में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इस याद से वे कभी कभी रो भी पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर कभी न दिखाई दी। अब हम कठिन शब्द देखेंगे। कॉर्निस, दीवार की कंगनी। पंछत्ती, पेचीदा, जटिल। हिकमत, बढ़िया तरकीब। आहिस्ता, धीरे। अंदाजा, अनुमान। सेती, पक्षियों द्वारा अंडों को गर्म करने की क्रिया। शुद्ध होश। अधीर, बेचैन। हिफाजत, सुरक्षा। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। किवाड़, दरवाजा। अफसोस, दुख। कहानी के आधार पर वाक्य पूरे कीजिए। सवेरे दोनों आंखें मलते ही कॉर्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठे पाते। न अम्मा को घर के कामों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई है, दोनों चुपके से उठे और वो बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत करने के जोश में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। अब हम देखेंगे इसका बोर्ड का पढ़ा है फर्स्ट और सेकंड। तो हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर। लघु उत्तरीय प्रश्न। अपन ने कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला क्वेश्चन है, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो हमें हमारे देश को महान बनाने के लिए यथासंभव प्रयास करना चाहिए और यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा देश कैसे महान बने। खैर, प्रिय को फूलों की मुस्कान बनने से क्या तात्पर्य है कि जो हमारे देश के लिए समर्पित है, हमें भी उसका भरसक प्रयास सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। महासृष्टि में वही स्वर्गीय भागीरथ जहाँ बहती है। इस पंक्ति में कवि किसकी बात कर रहा है? तो हमारे भारत देश की बात कर रहा है, ठीक है ना। कवि के अनुसार हमारा देश महान कैसे बन सकता है? जब हम अपने देश के प्रति कर्तव्यों का पालन करने लगेंगे तो हमारा देश महान बन सकता है। द्विसूत्रीय प्रश्न। एक देश एक श्रेय, एक देश एक रेख से कवि का क्या आशय? ठीक है, अब इसके हम आंसर लिखेंगे। पहला है हमारे देश के प्रति एक लक्ष्य होना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए यथासंभव प्रयास करने देंगे। ठीक है, एक देश हो ना, तो हमारे देश में भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते हैं। भिन्न भिन्न जाति धर्म के लोग रहते हुए भी अनेकता में एकता हमारे देश की विशेषता है। हमारे भारत देश की विशेषता है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे हम। कवि के अनुसार देश को प्राणवान और शुद्ध कैसे बनाया जा सकता है?
हमें निस्वार्थ भावना से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, करते रहना चाहिए। ठीक है। प्रकृति में क्या संदेश देती है? प्रकृति हमें यह संदेश देती है कि हमें मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, किसी भी तरह का परस्पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी को समान समझना चाहिए। ठीक है। क्योंकि देखो, जब नदी भी अपना जल बिना किसी भेदभाव के देती है, वृक्ष भी छाया सभी को देता है, वृक्ष फल भी सभी को समान रूप से देता है, तो हमें भी किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये इसका थर्ड है व्याख्या परक। सर्वप्रथम व्याख्या कीजिए। तो इनका इसमें से देखिए कविता में से, और इसका अर्थ लिख दीजिए। क्या है? मरण एक हो, वरण एक हो, जीवन एक समान बने। कि हम सबका जीवन और मरण कैसा हो? हमारे देश के लिए ही समर्पित हो। वज्र बने दुश्मन को, कि हम दुश्मन के सामने तो वज्र जैसे कठोर बन जाए, और हमारे देश के लिए समर्पित होने के लिए हम फूल जैसे कोमल बन जाए। उठे देश के लिए उठे हम, जिए देश के लिए जिए हम, गले देश के लिए गले हम, मरे देश के लिए मरे हम। तन में मन में यही ध्यान हो, भारत महिमावान बने। कि भारत को हम किस तरह से महान बना सकते हैं, इसी तरह के हमें कार्य करने हैं। कि जिए तो हम देश के लिए, मरे तो हम देश के लिए, और हमारे देश को ही आगे बढ़ाने का कार्य या महान बनाने का कार्य हम करते रहेंगे। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर चैप्टर सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। यहाँ तक हमने कर लिया था कहानी के आधार पर वाक्य पूरे कीजिए। अब हम देखेंगे लिखित प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। केशव कॉर्निस तक कैसे पहुंचा? तो नहाने की चौकी के ऊपर स्टूल रखकर कॉर्निस तक पहुंचा। केशव और श्यामा ने क्या सोचकर पानी की प्याली और चावल के दाने कॉर्निस पर रखे, ताकि चिड़िया को दाना और पानी के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। श्यामा केशव से बार बार क्या दिखलाने के लिए कह रही थी? श्यामा केशव से बार बार चिड़िया के अंडे दिखाने के लिए कह रही थी। केशव ने श्यामा को घोंसला क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि स्टूल उसने चौकी पर रख रखा था, और स्टूल बार बार हिल रहा था। अगर वे श्यामा को चढ़ाता और वे गिर जाती तो अम्मा उसको डांटती, इसलिए उसने उसे स्टूल पर नहीं चढ़ाया और अंडे नहीं दिखाए। चिड़िया ने अंडे क्यों गिरा दिए? क्योंकि बच्चों ने उन अंडों को छू लिया था, इसलिए चिड़िया ने उन अंडों को गिरा दिया। अब हम देखेंगे जी दूसरी प्रश्न। चिड़िया को कॉर्निस पर बैठे देख केशव और श्यामा ने के मन में कौन कौन से सवाल उठे? का आंसर देखेंगे आप। दोनों के दिलों में दिल में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। तरह तरह के सवाल उठ रहे थे।
अंडे कितने बड़े होंगे? अंडे कितने बड़े होंगे? किस रंग के होंगे? किस रंग के होंगे? कितने होंगे? क्या खाते होंगे? उनमें से बच्चे किस तरह बाहर उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे? किस तरह निकल आएंगे? इस बच्चों के पर कैसे निकलेंगे? बच्चों के पर कैसे निकलेंगे? अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। केशव और श्यामा क्रीड़ा क्रिया के लिए क्यों चिंतित थे? है का आंसर। केशव और श्यामा क्रीड़ा क्रिया के लिए इसलिए चिंतित थे कि बेचारी चिड़िया कहाँ से दाना लाएगी? बच्चे भूखे मर जाएंगे। बच्चे भूखे मर जाएंगे। उन्हें भूख भी सताती होगी। इन सब प्रश्नों को लेकर वे चिंतित थे। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अंडों की हिफाजत के लिए केशव और श्यामा ने क्या क्या किया? उन्होंने अंडों की हिफाजत के लिए कपड़े की गद्दी बनाई। उस पर उनके लिए दाना में पानी रखा तथा धूप से बचाने के लिए एक टोकरी उल्टी उस पर ढक दिया। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। ठीक है ना, ये आ गया आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया।